पिछले दिनों एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दिल्ली में लिव इन में रह रहे एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की बड़ी ही बेरहमी से पहले जान ले ली और फिर उसकी लाश को 35 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया और फिर उन टुकड़ों को बाहर फेंकना शुरू कर दिया। ये ऐसी कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि 2010 में एक ऐसी ही, या कहें कि इससे भी भयानक और हिला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया था। तब फर्क बस इतना था कि आज लाश के 35 टुकड़े किए गए थे, तब 72 टुकड़े किए गए थे। दुनिया इस घटना को अनुपमा गुलाटी डीप फ्रीजर हत्याकांड के नाम से जानती है। तो आखिरकार 2010 में किसने, किसके और क्यों 72 टुकड़े कर दिए थे तथा इस पूरे रात से कब और कैसे पर्दा उठा था, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में आगे। इस दरिंदगी की वजह और पूरी कहानी आपको हिलाकर रख देगी। इसके अलावा हाल ही में दिल्ली पुलिस ने आफताब श्रद्धा केस और 2010 में घटित इसी अनुपमा गुलाटी डीप फ्रीजर केस के आपसी कनेक्शन के बारे में जो खुलासा किया है, उसे सुनकर आप और भी ज्यादा शॉक्ड रह जाएंगे। तो आखिर इन दोनों केस में क्या कनेक्शन है वो भी जानेंगे आगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा लें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी के मुख्य किरदार हैं राजेश गुलाटी और अनुपमा गुलाटी। राजेश गुलाटी का जन्म देहरादून में हुआ था। राजेश की शुरुआत की पढ़ाई देहरादून में हुई थी, लेकिन आगे की पढ़ाई करने के लिए राजेश गुलाटी दिल्ली आ जाता है और वो यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में कामयाब हो जाता है। यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से राजेश कंप्यूटर साइंस में एमएससी की डिग्री हासिल करता है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है। दिल्ली में पढ़ाई के दौरान ही राजेश गुलाटी की मुलाकात अनुपमा से होती है। अनुपमा दिल्ली की ही रहने वाली थी। पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती बीतते समय के साथ और भी ज्यादा गहरी होती चली जाती है, जो आगे चलकर प्यार में बदल जाती है। शुरुआती कुछ साल तक तो ये दोनों परिवार वालों की नजरों से बचकर मिलते हैं, मगर बाद में राजेश गुलाटी और अनुपमा गुलाटी शादी करने का फैसला करते हैं और इस बारे में दोनों अपने अपने परिवार वालों को भी बताते हैं। इस रिश्ते के लिए अनुपमा के परिवार वाले भी मान जाते हैं। राजेश के परिवार वाले भी इस रिश्ते को मंजूरी दे देते हैं और फिर 1999 में इन दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद राजेश और तरक्की करता है तथा अमेरिका की एक बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल कर लेता है। इसके बाद बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब करने के लिए वो अमेरिका चला जाता है। अनुपमा भी राजेश के साथ ही अमेरिका चली जाती है। अब तक इन दोनों की जिंदगी बहुत ही खुशहाल थी। ये दोनों अपनी मर्जी के हिसाब से खुशी खुशी जिंदगी बिता रहे थे। अमेरिका पहुंचकर भी कुछ महीनों तक सब कुछ काफी अच्छा चलता है। राजेश को महीनों में लाखों रुपए सैलरी के तौर पर मिल रहे थे। राजेश ने अमेरिका में अपना एक खुद का घर भी खरीद लिया था। मगर जैसे जैसे समय बीतता है, इनकी जिंदगी में ट्विस्ट आने शुरू हो जाते हैं। दरअसल अमेरिका आने के बाद राजेश तो रोजाना जॉब पर चला जाता था, मगर अनुपमा अकेले घर में रह जाती थी और अकेले बोर होने लगती थी। इस कारण एक दिन अनुपमा राजेश से कहती है कि मैं भी नौकरी करना चाहती हूँ, तुम मेरे लिए कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ दो। इस पर राजेश अनुपमा को बताता है कि हमारी वीजा शर्तों के अनुसार तुम यहाँ नौकरी नहीं कर सकती हो। ये जानने के बाद कुछ महीने तो अनुपमा खामोश रहती है, मगर एक समय बाद फिर से वो नौकरी दिलवाने के लिए राजेश पर दबाव बनाने लगती है। इस दबाव का नतीजा ये होता है कि धीरे धीरे अनुपमा और राजेश के रिश्तों में बहुत ज्यादा तनाव पैदा हो जाता है। इस दौरान इन लोगों की जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव भी आते हैं और ऐसा लगने लगता है कि शायद रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर 2005 के आसपास राजेश और अनुपमा जिंदगी में चल रही सभी गलतफहमियों और शिकवा शिकायतों को भुलाकर नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला करते हैं। दरअसल इनके घर अब तक किलकारी नहीं गूंजी थी, इसलिए ये दोनों फैसला करते हैं कि शायद घर में बच्चे आ जाएंगे तो आपसी रिश्ते सुधर सकते हैं। इसलिए राजेश और अनुपमा परिवार बढ़ाने का फैसला करते हैं। इसी के साथ साल 2006 में अनुपमा जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। घर में एक साथ एक बेटी और एक बेटे ने जन्म लिया था। राजेश और अनुपमा का ये फैसला काफी हद तक सही साबित होता है और अगले कुछ महीनों तक इन दोनों की जिंदगी बड़े आराम से खुशी खुशी गुजरती है।
मगर ऐसा लंबे समय तक नहीं चल पाता है, क्योंकि 2007 से 8 के आसपास ये वो समय था जब अमेरिका में महामंदी की शुरुआत हो चुकी थी और बड़े पैमाने पर लोगों की जॉब छिन रही थी। इस मंदी के दौर में कुछ महीनों तक तो राजेश अपनी जॉब बचाने में कामयाब रहता है, मगर एक समय ऐसा आ ही जाता है जब राजेश की नौकरी भी चली जाती है। नौकरी जाने के बाद अब तक की सेविंग से तो ये लोग कुछ महीने वहां गुजार लेते हैं, मगर बीतते समय के साथ इनकी हालत खराब होने लगती है और अंततः इन्हें अमेरिका का अपना घर भी बेचना पड़ता है। वहां का घर बेचकर ये फिर से परिवार के साथ भारत आ जाते हैं। राजेश कुछ महीने तक तो देहरादून में अपने माता पिता के घर पर रहता है, मगर एक समय बाद वो देहरादून में ही गोविंदगढ़ नाम की जगह पर एक किराए का फ्लैट ले लेता है और अपने बीवी बच्चों के साथ वहां रहने लगता है। साथ ही राजेश नौकरी की तलाश में भी लग जाता है। कुछ कोशिशों के बाद कोलकाता की एक बड़ी कंपनी में राजेश को बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर नौकरी मिल जाती है। पत्नी को देहरादून में ही छोड़कर राजेश कोलकाता में आकर जॉब करने लगता है। जॉब की वजह से राजेश अब बहुत कम कोलकाता से देहरादून आता था। वहीं अनुपमा देहरादून में ही बच्चों के साथ रहा करती थी। ये दोनों साथ बहुत ज्यादा नहीं रहा करते थे। इसके बावजूद एक बार फिर से इन रिश्तों में कड़वाहट आना शुरू हो जाती है। छोटी छोटी बातों को लेकर इन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। इन दोनों के बीच हालात इतने ज्यादा बदतर हो जाते हैं कि इन दोनों की लड़ाई फैमिली कोर्ट तक चली जाती है। कई महीनों की सुनवाई के बाद आखिरकार कोर्ट फैसला सुनाती है कि राजेश हर महीने 20,000 रुपए खर्च के लिए अनुपमा को देंगे। दोनों इस फैसले पर सहमति जताते हैं। छोटे मोटे झगड़ों के बीच इन दोनों की जिंदगी चलती रहती है और साल आ जाता है 2010। वैसे तो अनुपमा ज्यादातर अकेली ही रहती थी, क्योंकि राजेश जॉब के सिलसिले में कोलकाता में रहता था, लेकिन फोन और ईमेल के जरिए अनुपमा और राजेश की बातें होती रहती थी। इसके अलावा अनुपमा अपने माता पिता से भी फोन पर बात कर लिया करती थी। ये 2010 के अक्टूबर नवंबर की बात है। राजेश कुछ समय से घर पर ही रह रहा था। इस कारण अनुपमा की बातचीत अपने माता पिता से कम होने लगती है। अक्टूबर नवंबर महीने में तो ऐसा होता है कि अनुपमा अब फोन पर अपने माता पिता से यहां तक कि सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से बात करना बिल्कुल छोड़ देती हैं। हालांकि अनुपमा ईमेल के जरिए जरूर अपने भाई तथा कुछ करीबियों से बात किया करती थी, जिसके जरिए अनुपमा के हालचाल का पता उसके घर वालों को लगता रहता था। अनुपमा का जो पर्सनल मोबाइल फोन था वो भी 15 अक्टूबर के बाद स्विच ऑफ हो जाता है। दूसरी तरफ जब अनुपमा के माता पिता या भाई राजेश के मोबाइल पर फोन करने के बाद अनुपमा से बात करवाने को कहते थे, तो अक्सर यही जवाब मिलता था कि अनुपमा कहीं बाहर गई है या फिर बिजी है, समय मिलने पर वो आपसे बात कर लेगी। भले ही अनुपमा फोन पर बात नहीं करती थी, मगर ईमेल के जरिए उन लोगों से, खासकर अपने भाई से जरूर बात कर लेती थी। अब दिसंबर का महीना आ चुका था। बीते 2 महीनों में अनुपमा से किसी ने भी फोन पर बात नहीं की थी। हालांकि इस दौरान ईमेल के जरिए जरूर अनुपमा कुछ लोगों के कांटेक्ट में बनी हुई थी। ईमेल के जरिए अनुपमा अपने जानने वालों को मोबाइल के स्विच ऑफ रखने के बारे में भी बताती है। इसी बीच जब अनुपमा से 2 महीने तक बात नहीं हो पाती है, तो अनुपमा के माता पिता अनुपमा के भाई सूजन कुमार प्रधान को देहरादून भेजते हैं ताकि वो अनुपमा से मिल सके। 12 दिसंबर 2010 को जैसे ही सूजन कुमार प्रधान देहरादून स्थित राजेश के घर पहुंचता है, तो राजेश अपने साले को देखते ही आग बबूला हो जाता है और तुरंत घर के बाहर निकल के दरवाजा बंद कर देता है और कहता है कि अनुपमा कहीं बाहर गई हुई है, अभी तुम अनुपमा से नहीं मिल सकते हो। दूसरी तरफ सूजन जबरदस्ती घर के अंदर जाने का प्रयास करता रहता है। इस बात को लेकर जीजा और साले में काफी नोकझोंक भी होती है। इसके बावजूद राजेश सूजन प्रधान को घर के अंदर नहीं घुसने देता है। इसके अलावा जब सूजन अपनी बहन के बारे में राजेश से पूछता है, तो उसे कोई प्रॉपर जवाब नहीं मिल पाता है। थक हार कर अनुपमा का भाई पास के पुलिस स्टेशन में चला जाता है और वहां जाकर अपनी बहन यानी राजेश की पत्नी अनुपमा गुलाटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाता है। सूजन पुलिस वालों को यह भी बताता है कि मैं घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो राजेश ने मुझे अंदर भी नहीं जाने दिया। पूरे मामले की गंभीरता को समझने के बाद पुलिस की एक टीम तुरंत राजेश के घर की तरफ जाती है और अचानक से घर पर धावा बोलते हुए राजेश से अनुपमा के बारे में पूछताछ शुरू कर देती है। राजेश पुलिस के सवालों का सीधा जवाब नहीं देता है और वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करने लगता है। राजेश की चालाकी को पुलिस वाले भांप जाते हैं
और अब राजेश के पूरे घर की तलाशी लेने का फैसला करते हैं। तलाशी लेने के दौरान पुलिस वाले की नजर घर के अंदर एक बंद कमरे पर पड़ती है। कमरा खोला जाता है जहां लोगों की नजर एक बड़े से फ्रिज पर पड़ती है। ऐसे फ्रिज अक्सर बड़ी बड़ी दुकानों और होटलों में ही देखने को मिलता है, मगर यह फ्रिज राजेश ने अपने घर के अंदर रखा हुआ था। ये बात पुलिस वालों को थोड़ी खटकती है और वो फ्रिज खोलकर तलाशी लेने का फैसला करते हैं। फ्रिज खोलते ही लोगों की आंखों के सामने जो नजारा होता है उसे देखकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फ्रिज के अंदर बड़ी संख्या में छोटे छोटे बैग्स थे और प्लास्टिक के उन बैग्स के अंदर मांस का छोटा छोटा टुकड़ा था। गौर से देखने पर पता चलता है कि किसी मनुष्य के शरीर को काटकर उन प्लास्टिक की थैलियों में रखा गया है। फ्रिज की जब और गहराई से तलाशी ली जाती है तो फ्रिज में अंदर की तरफ एक इंसानी खोपड़ी भी मिलती है। उस कटे हुए सर को देखकर तुरंत सूजन प्रधान पहचान लेता है और कहता है कि ये तो मेरी बहन अनुपमा गुलाटी का चेहरा है। इस नज़ारे को देखने के बाद पुलिस तुरंत राजेश गुलाटी को गिरफ्तार कर लेती है और तत्काल ही कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद उसे स्थानीय अदालत में पुलिस रिमांड के लिए पेश किया जाता है। यहाँ पुलिस को राजेश की 5 दिन की रिमांड मिल जाती है। अब जो पूछताछ में आगे खुलासा होता है उस पर एक पल के लिए किसी को भी यकीन नहीं होता है। राजेश के बयान के मुताबिक शादी के बाद जब राजेश और अनुपमा अमेरिका चले जाते हैं तो कुछ ही महीनों बाद वहां अनुपमा की दोस्ती राजेश के ही एक करीबी दोस्त से हो जाती है। बीतते समय के साथ इन दोनों की दोस्ती कुछ ज्यादा ही गहरी होने लगती है। भले ही अनुपमा को पति के दोस्त की दोस्ती बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी, मगर राजेश को यह बात बहुत बुरी लगती थी। इस कारण अनुपमा और राजेश में लड़ाइयां होने लगती हैं। राजेश आगे बताता है कि लाख विरोध करने के बावजूद ये दोस्ती कम नहीं होती है। इसी के बाद हम दोनों रिश्ते को सुधारने के लिए परिवार बढ़ाने का फैसला करते हैं। परिवार बढ़ने के बाद कुछ महीनों तक तो सब कुछ ठीक रहता है, मगर एक बार फिर से अनुपमा दोस्त के साथ ही ज्यादातर समय बातें करती रहती है। इससे और झगड़ा बढ़ने लगता है। इसी सब उथल पुथल के बीच मंदी के दौरान नौकरी जाने के बाद राजेश भारत आ जाता है। राजेश के मुताबिक भारत आने के बावजूद अनुपमा चोरी छिपे दोस्त से बातचीत जारी रखती है। इस कारण अक्सर इन दोनों में झगड़ा होते ही रहता है। इधर भारत वापस आने के बाद जब राजेश कोलकाता में नौकरी करने जाता है तो वहां 2009 के आसपास राजेश की मुलाकात कोलकाता की ही रहने वाली एक महिला से होती है। बातचीत के दौरान पता चलता है कि उस महिला का पति बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और उसके साथ मारपीट तक करता है। महिला की कहानी जानने के बाद राजेश उस महिला के प्रति बहुत ज्यादा हमदर्दी जताने लगता है और धीरे धीरे उस महिला से राजेश की दोस्ती भी हो जाती है। बीतते समय के साथ राजेश उस महिला से प्यार भी करने लगता है और बिना दुनिया को बताए बेहद ही गुपचुप तरीके से कोलकाता में एक मंदिर में उस लड़की से शादी कर लेता है। इस तरह राजेश की अब 2 पत्नियां हो गई थीं। एक वो जिससे 1999 में राजेश ने दुनिया की नजरों में आकर लव मैरिज की थी और दूसरी वो जिससे 2009 में दुनिया की नजरों से बचकर कोलकाता के एक मंदिर में शादी की थी। राजेश की दूसरी शादी की खबर किसी न किसी तरह अनुपमा को लग जाती है। इस बात को लेकर अनुपमा और राजेश की बहुत ज्यादा लड़ाई होती है और दोनों रिश्ता खत्म करने तक की बात करने लगते हैं। लेकिन हमेशा राजेश कहता है कि मेरी दूसरी शादी की बात बिल्कुल गलत है। ना चाहते हुए भी अनुपमा अपने पति के इस बात पर यकीन कर लेती है। हालांकि इसके बावजूद इन दोनों के रिश्ते बहुत ज्यादा बेहतर नहीं होते हैं। उधर कुछ महीने पहले कोर्ट ने जो 20,000 रुपए हर महीने अनुपमा को देने का फैसला सुनाया था, अब राजेश उस फैसले को भी गंभीरता से लेना छोड़ देता है। इस कारण पैसों की वजह से भी अनुपमा और राजेश की लड़ाइयां होने लगती हैं। हर दिन की तरह 17 अक्टूबर 2010 को भी पैसों को लेकर अनुपमा और राजेश में काफी कहासुनी होती है। कहासुनी होते होते बात काफी बढ़ जाती है। इसी बातचीत के दौरान किसी बात को लेकर राजेश काफी गुस्सा हो जाता है और अचानक वो अपनी पत्नी को जोर से धक्का दे देता है। जोर के धक्का देने की वजह से अनुपमा का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो धड़ाम से गिर जाती है। गिरते ही बेड के एक कोने से अनुपमा का सिर टकराता है और तुरंत ही सिर से खून भी बहने लगता है। खून देखने के बावजूद राजेश का गुस्सा शांत नहीं होता है, बल्कि वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और तुरंत ही बेड पर पड़े तकिए को उठाता है और अनुपमा के मुंह पर डालकर उसके मुंह को जोर से दबा देता है। कुछ देर तक राजेश उस तकिए को वैसा ही रखता है। इस कारण
दम घुटने की वजह से अनुपमा की मौत हो जाती है। राजेश के बयान के मुताबिक अनुपमा के मरने के बाद वो लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश में लग जाता है। जब राजेश और अनुपमा की लड़ाइयां हो रही थीं, उस समय दोनों बच्चे घर से कहीं बाहर गए हुए थे। इसलिए राजेश सोचता है कि अगर बच्चे आए और उन्होंने अनुपमा को ऐसी हालत में देख लिया तो राज खुल सकता है। इसलिए तुरंत राजेश पहले तो अनुपमा को घर के दूसरे बाथरूम में ले जाकर बंद कर देता है, और जब बच्चे वापस आते हैं और मां के बारे में पूछते हैं तो राजेश कहता है कि मां को अचानक नानी के पास यानी दिल्ली जाना पड़ा है। अगले दिन राजेश बाजार जाता है, जहां से वो एक बड़ा फ्रीज खरीद कर लाता है। इसके अलावा वो एक इलेक्ट्रिक आरी तथा स्टोन कटर मशीन तथा छोटे छोटे काले रंग के प्लास्टिक बैग खरीद कर लाता है। राजेश ने यह सब तब खरीदा था जब उसके दोनों बच्चे स्कूल में थे। उन सभी चीजों को लाने के बाद राजेश एक कमरे में छुपा देता है। जब अगले दिन बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो राजेश घर के सभी दरवाजे और खिड़कियों को बंद करने के बाद इलेक्ट्रिक आरी से अपनी पत्नी के शव के छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू कर देता है। पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक राजेश अपनी पत्नी के शव को कुल 72 टुकड़ों में काट देता है और फिर उन टुकड़ों को उठाकर खरीद कर लाए गए काले पॉलिथीन बैग में डाल देता है, और फिर उन सभी पॉलिथीन बैग को बड़े से फ्रिज में रख देता है ताकि लाश की बदबू बाहर न फैले। इतना सब करने के बाद अगले दिन बड़े ही आराम से राजेश अपने दूसरे दोस्तों और पड़ोसियों से भी मिलता है। वहीं बच्चों को भी इस बात का यकीन दिलवा देता है कि मां दिल्ली नाना नानी के पास गई हुई हैं। इसके अलावा जो अनुपमा के जानने वाले राजेश को फोन करते थे तो उन्हें राजेश कह देता था कि अनुपमा कुछ दिनों के लिए अपने किसी रिश्तेदार के यहां गई हुई हैं। कुल मिलाकर जब भी कोई राजेश से अनुपमा के बारे में पूछता था तो राजेश अपनी बातों में लोगों को उलझाकर गुमराह कर देता था। पुलिस ने जब राजेश से पूछा कि जब अनुपमा 17 अक्टूबर 2010 को ही मर गई थी तो उसके बाद भी अनुपमा का सोशल मीडिया अकाउंट्स और ईमेल चालू कैसे था, तो इस पर राजेश ने बताया कि दरअसल मैंने चुपके से अनुपमा के सभी अकाउंट की जानकारी निकाल ली थी, और वो मैं ही था जो अनुपमा के मरने के बाद उसके ईमेल से उसके दोस्तों, भाइयों तथा दूसरे लोगों से बात करता था ताकि उन लोगों को जरा भी इस बात का शक ना हो कि अनुपमा इस दुनिया में अब नहीं है। इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए लगभग 2 महीने तक राजेश दुनिया की नजरों से बचने में कामयाब रहता है। इधर लाश को 72 टुकड़ों में काटने के बाद राजेश जब भी बाहर जाता था तो चुपके से फ्रिज से 1 या 2 थैली निकाल लेता था और उसे लाकर देहरादून में ही स्थित मसूरी रोड के पास वाले नाले और जंगलों में फेंक दिया करता था। इस खुलासे के बाद हर कोई शॉक्ड रह जाता है और पुलिस राजेश को लेकर अब उस जगह पर जाती है जहां उसने अनुपमा के लाश के टुकड़ों को फेंकने का दावा किया था। काफी सर्च के बाद आखिरकार पुलिस को आसपास के नालों और जंगलों से वो काले पॉलिथीन बैग्स मिल जाते हैं जिसमें राजेश ने अनुपमा के शरीर के अंगों को रखकर फेंका था। इस पूरे खुलासे के बाद राजेश गुलाटी को जेल भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ उनके जुड़वा बच्चों को अनुपमा के भाई यानी बच्चों के मामा और नाना नानी के पास भेज दिया जाता है। कोर्ट द्वारा बच्चों की कस्टडी 7 मार्च 2011 को आधिकारिक रूप से सुजन कुमार प्रधान को दे दी जाती है। हालांकि बच्चों के दादा यानी राजेश गुलाटी के पिता सत्यपाल गुलाटी बच्चों की कस्टडी के लिए कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करते हैं, मगर 3 नवंबर 2012 को कोर्ट सत्यपाल गुलाटी की अपील को खारिज करते हुए बच्चों की कस्टडी सुजन प्रधान को ही देती है। बच्चों के साथ साथ राजेश के केस की भी सुनवाई कोर्ट में होती रहती है। पुलिस दिन रात मेहनत करते हुए राजेश गुलाटी के खिलाफ पुख्ता सबूत जमा करती है और कोर्ट में यह साबित हो जाता है कि राजेश गुलाटी ने बड़ी बेरहमी से अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद उसकी लाश को 72 टुकड़ों में काट दिया था। लंबी सुनवाई के बाद इस हत्याकांड के 7 साल बाद 2017 में 1 सितंबर को राजेश गुलाटी को अपनी पत्नी अनुपमा गुलाटी की बड़ी बेरहमी से हत्या करने के जुर्म में धारा 302 तथा सबूत मिटाने की धारा 201 के तहत आजीवन कारावास तथा 15 लाख रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जो 15 लाख रुपए राजेश गुलाटी की ओर से जुर्माने के तौर पर दिया जाएगा उसमें से 70,000 रुपए राजकीय कोष में जमा किया जाएगा, जबकि बाकी पैसा दोनों बच्चों के नाम पर जमा होंगे। उन पैसों पर बच्चों के बालिग होने के बाद ही उनका अधिकार होगा। 2018 में राजेश गुलाटी निचली अदालत द्वारा सुनाए गए आजीवन कारावास तथा 15 लाख के आर्थिक दंड के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करता है,
मगर उस अपील पर अभी अंतिम फैसला नहीं आया है। इस कारण पिछले कई वर्षों से गुलाटी जेल में ही था। हालांकि 2022 के जुलाई महीने में मेडिकल ग्राउंड पर राजेश गुलाटी को देहरादून हाईकोर्ट से 45 दिनों की जमानत दी गई थी। इसके बाद उसकी सर्जरी की गई। सर्जरी के बाद डॉक्टर की सलाह पर उसे पहले 10 दिन की और अतिरिक्त जमानत दी गई। इसके बाद फिर से मेडिकल ग्राउंड पर ही 22 सितंबर 2022 को उसकी शॉर्ट टर्म बेल को 21 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया। हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि हाल ही में बहुचर्चित आफताब श्रद्धा वाले केस तथा 2010 वाले इसी अनुपमा गुलाटी मर्डर केस से जुड़ा एक कनेक्शन भी पुलिस की नजर में आया है। दरअसल 16 नवंबर 2022 की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि आफताब की गूगल सर्च हिस्ट्री के मुताबिक श्रद्धा की हत्या करने से पहले आफताब ने कई बार इसी अनुपमा मर्डर केस के बारे में पढ़ा था। यहीं से उसे हत्या के बाद शव को काट कर फ्रिज में रखने और फिर एक एक करके लाश के टुकड़े को फेंकने का आइडिया आया। चलिए वापस राजेश और अनुपमा वाले केस पर चलते हैं। पुलिस जांच पड़ताल के दौरान आगे एक और खुलासा हुआ जो काफी चौंकाने वाला था। दरअसल अनुपमा को शक था कि कोलकाता में राजेश ने दूसरी शादी की है। उसे कहीं से ऐसी खबर भी मिली थी, लेकिन राजेश हमेशा इस बात से इनकार करता था और इसे महज किसी की साजिश और अफवाह बताता था। मगर अनुपमा को मारने के बाद पुलिस को राजेश ने बताया कि कोलकाता में रहने के दौरान सच में उसे एक शादीशुदा महिला से प्यार हुआ, जिससे उसने 2009 में मंदिर में शादी कर ली थी। उस पत्नी से उसकी एक बेटी भी है। यही वजह थी कि राजेश अक्सर अपनी पत्नी अनुपमा से लड़ाई करता था और उसे पैसे देना भी बंद कर दिया था। इसी पैसे की वजह से होने वाले झगड़े का निदान करते हुए फैमिली कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि राजेश हर महीने 20,000 रुपए गुजारा भत्ता की रकम के तौर पर अनुपमा को देगा। लेकिन कुछ महीने तक पैसे देने के बाद राजेश ने पैसे देना छोड़ दिया था। इस बात को लेकर 17 अक्टूबर 2007 की शाम राजेश और अनुपमा में तीखी बहस हो गई। इस तीखी बहस की कीमत अनुपमा को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। कोर्ट सुनवाई के दौरान राजेश ने यह भी कहा था कि मुझे पत्नी को मारने का अफसोस नहीं है, बल्कि मैं खुश हूं कि आखिरकार अनुपमा से मेरा पीछा छूट गया। राजेश के मुताबिक अनुपमा अब भी उसके दोस्त के साथ बातें किया करती थी और अनुपमा की वही दोस्ती झगड़ों का कारण बनता था। राजेश ने यह भी कहा था कि मैंने जो कुछ भी किया वो अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए किया है। राजेश जो मर्जी कहें, सच तो यह है कि उसने इस तरह एक बच्चे के सर से उसकी मां का साया उठाकर उसे वो गम दिया है जिससे वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक नहीं उबर पाएगा। दोस्तों, ये सच्ची घटना की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए शेयर भी करें। इस तरह की क्राइम की दुनिया से जुड़ी अन्य कहानियों के लिए तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।